ठीक है बेटा, तो हमने अपनी पहली क्लास करी थी ना लास्ट टाइम फिजिक्स की। अच्छा, कौन बताएगा कि पहली क्लास का होमवर्क क्या था? शायद आपने चम्मच में चेहरे देखने के लिए कहा था। बहुत अच्छी बात। अच्छा, चम्मच में मुंह देखा तो क्या हुआ? चम्मच का सामने वाला हिस्सा तुमको अवतल दर्पण जैसा लगा कि नहीं? कैसा होता है हाँ? लगा ना? लाइट। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी तो नहीं है, बट आई विल ट्राई कि कुछ चम्मच बना दूं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है चम्मच? तो चम्मच का इधर वाला हिस्सा तुमको अवतल दर्पण जैसा लगा बेटा? यस सर। और इधर वाला हिस्सा उत्तल दर्पण जैसा? ठीक। तो अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कंफ्यूजन तो किसी को नहीं होगा। अगर कोई पूछे कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, फटाक से चम्मच याद कर लेना। अंदर वाला हिस्सा अवतल है और पीछे वाला उत्तल है, ठीक है? अब लेकिन अब जब आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये नहीं लिख देना है, पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो कुछ लोग लिख देंगे कि चम्मच का अंदर वाला हिस्सा जो है वो अवतल दर्पण होता है। ऐसा नहीं लिखना होता है। क्या लिखना होता है कि ऐसा दर्पण जिसका अंदर का जो हिस्सा है, जिसका ये अंदर की तरफ दबा हुआ हिस्सा जो होता है वो बेटा क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक, सिर्फ एक टर्म याद करना है, परावर्तक पृष्ठ होता है। और उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ जो उभरा वाला हिस्सा होता है ये परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ये होता है ना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में क्या क्या पढ़ा था? प्रकाश जो है क्या है? ऊर्जा है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं। और उसके अलावा प्रकाश जो है वो क्या होता है? एक सीधी सरल रेखा में चलती है, ठीक है? और इसकी जो स्पीड होती है, वो वेलोसिटी जो होती है इसकी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहां पे? निर्वात में, ठीक है? ये 3 बातें पढ़ी थी। उसके बाद हम आ गए थे कि प्रकाश के ही आधार पे वस्तुओं को कैसे डिवाइड करते हैं। तो वो वस्तुएं जो अपना प्रकाश खुद पैदा करती हैं उन्हें हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं, और वो वस्तुएं जो खुद का प्रकाश पैदा नहीं करती उन्हें हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं में आप लोगों ने क्या बताया था? मैंने नहीं बताया था, ये सब तुम लोगों ने बताया था। सूर्य होता है, फिर बल्ब होता है ना? जो मरकरी है या जो भी चीजें हैं तुम्हारे आसपास जिसमें खुद का प्रकाश है। अदीप्त वस्तुओं में तुम्हारी मेज है, चेयर है, ठीक है? तुम लोग खुद हो, मतलब इंसान जो है वो भी अदीप्त है, वो भी प्रकाश तो उत्पन्न नहीं करता। तो ये हो गया दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक? इसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में क्या पढ़ा था? कि समतल दर्पण सबसे पहले क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है? वो दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का क्या मतलब बेटा? वो पृष्ठ जिसके ऊपर तुम लाइट डालोगे, टॉर्च शीशे के सामने जलाओगे ना, तो सामने वाला जो हिस्सा उसी को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। पीछे तो पेंट लगा होता है, ठीक है? तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है? समतल होता है, ठीक? तो इसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण। उसके बाद मैंने पूछा था कि कितने लोगों ने समतल दर्पण देखा है? कुछ लोगों ने कह दिया था नहीं। इसका मतलब वो लोग शीशा देख के नहीं आए, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में? परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिसका समतल दर्पण समतल होता है, ठीक है? इसके बाद हमने देखा था कि समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। कैसा होता है तो मतलब हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा था। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका 3 चीज हमेशा याद कर लेना। ये 3 टर्म एग्जाम में भी तुमसे पूछेगा कि जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति बताइए, उसकी स्थिति बताइए, ठीक है? और उसका आकार बताइए, ठीक? अब आकार का मतलब बेटा क्या है? आकार जब पूछ रहा है तो वो बड़ा है कि छोटा है, वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है। प्रकृति का मतलब पूछ रहा है कि आभासी है कि वास्तविक है कि क्या है, ठीक? स्थिति का मतलब पूछ रहा है कि दर्पण के सामने कहाँ है, ठीक है? ये 3 टर्म आप बार बार
कंफ्यूज करते हो जब एग्जाम में पूछता है कि कोई भी उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसके सामने वस्तु यहाँ रखी है, तो प्रतिबिंब की आप पूछेगा स्थिति बताइए और आप कह दोगे कि वस्तु बड़ा बना हुआ है, प्रतिबिंब बड़ा बना है। नहीं, स्थिति का मतलब प्रतिबिंब जो है आभासी है कि नहीं है। ठीक है, ये बात। तो हमने समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में क्या पढ़ा था, प्रकृति के बारे में, कि ये जो है वो क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। शीशे में जो अपना मुंह देखते हो उसको पकड़ तो कभी पाते नहीं हो, है ना। आभासी के साथ साथ ऐसा तो होता नहीं है कि शीशे में देखते हो तो तुम्हारा सर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं होगा। सीधा होता है ना, जहां सर है वहां तुम्हारा सर रहता है, तो प्रतिबिंब सीधा होता है। स्थिति की बात करें तो जितनी दूरी पर तुम खड़े होते हो उतनी ही दूरी पर तो प्रतिबिंब बनता है शीशे में। तो इसका मतलब समतल दर्पण जो है, जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। जब तुम फिजिक्स में बात करते हो तो वस्तु की दूरी को, जो भी दर्पण के सामने तुम्हारा यहाँ कहीं अगर वस्तु रखा है तो दर्पण से इसकी दूरी को हम लिखते हैं u से, और अगर यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की जो दर्पण से दूरी है हम उसको दिखाते हैं v से। तो समतल दर्पण के मामले में u बराबर होता है v के, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति बराबर की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। और आकार की हम बात करें तो जितने बड़े तुम हो उतने ही बड़े तो दिखते हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम उससे बड़ी दिखने लगती हो, नहीं ना, तुम्हारा चेहरा उतना ही बड़ा होता होगा शीशे में। ठीक है, तो आकार क्या होता है, समान आकार होता है, समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बातें हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ी थी। ये सब अभी रिवीजन चल रहा है, रिकैप पिछली क्लास का। और ये जो मैं तुम्हारे सामने कर रही हूँ ना बेटा, कि जैसे छोटे छोटे टर्म्स में इसको लिख रही हूँ, इसी बात को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। अगर तुमको याद हो तो तुम्हारा दूसरा होमवर्क शॉर्ट नोट्स बनाना था। ये काम जो मैं अभी कर रही हूँ ये तुमको करना था। चलिए, तो समतल दर्पण के बारे में हो गया था। अब चूंकि जब बात कर ली समतल दर्पण की, तो कोई समतल दर्पण होता है तो इसका मतलब कोई गोलीय दर्पण भी होता है ना। तो ऐसा दर्पण जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ वो समतल ना होकर के वक्रित होता है। वक्रित होता है मतलब उभरा हुआ होता है, निकला हुआ होता है, बस प्लेन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं हमारे कौन से दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हमने पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, मतलब चम्मच का अंदर वाला हिस्सा, और उत्तल दर्पण मतलब चम्मच का बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में और ज्यादा जानने के पहले, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होता है तो तुमको पता होता है ना कि मान लो क्या है, किसी कृष्ण प्रिया ही जैसे उसका है, तो तुमको पता है कि कृष्ण प्रिया ऐसे दिखती है, यहाँ बैठती है, ऐसे कपड़े पहनती है। ठीक है, तो कैसे कृष्ण प्रिया को पहचानते हो, उसके कुछ फीचर्स के बारे में तुमको पता है ना, उसके चेहरे के बारे में पता है, उसकी हाइट के बारे में पता है। तो ऐसे ही अगर हमको गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है, अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के, तो जानना पड़ेगा ना कि इसके फीचर्स, इसके कुछ पद क्या क्या हैं, तभी तो हम इनको आगे और पढ़ पाएंगे। ठीक, और दर्पणों को पढ़ना ही क्यों जरूरी है बेटा, या प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ना ही क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे आसपास ये सारे दर्पण लगे हुए हैं और परावर्तन की घटनाएं हो रही हैं। अगर तुम्हारे पास शीशा ना होता तो तुम मुंह न देख पाते। ठीक, तुम्हारे बाइक में हेडलाइट नहीं लगी होती, तुम्हारे पास टॉर्च नहीं होती, तो वो सब में दर्पण लगा हुआ है। ठीक, तो इस, हाँ बेटा, गाड़ियों में भी तो लाइट है। गाड़ियों में मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल, गाड़ी में भी लाइट है। तो वो सब लाइटें कैसी लगी है, सब परावर्तन के सिद्धांत पे ही चल रहा है। ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है। समतल दर्पण में कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में कुछ छूटा है? पार्श्व परिवर्तन होता है कि नहीं समतल दर्पण में, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। जो तुमको बाया है वो दाया दिखने लगता है और दाया बाया दिखने लगता है। अपना नाम लिख करके देखना, विज्ञान को ऐसे ही पढ़ो, बार बार जाके एक्सपेरिमेंट करके देखा करो, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब आ गए हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में। तो अब इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो एकदम बीच का पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुव।
ठीक, इसे हम दिखाएंगे P से, बार बार मैं ध्रुव नहीं लिखूंगी, हमेशा हम P लिखेंगे। ये ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी ये रहा ध्रुव। ठीक, उसके बाद तुमको दिख रहा है कि ये कोई बड़ा सा गोला है जिसमें से काट के निकाला गया है ना? तो इस गोले का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र, इसे हम दिखाते हैं C से। ऐसे ही ये भी, अब ब्लैक बोर्ड छोटा है, समझ लो आगे गोला बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं इसका C है, वक्रता केंद्र। अच्छा, तुम देख रहे हो अवतल दर्पण में बेटा वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने है ना? जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे है। याद रखना, जिधर पेंटिंग है उधर है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे है। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है अभी जब हम सवाल लगाएंगे तो मैं बताऊंगी कि क्यों ये तुमको जानना जरूरी है कि वक्रता केंद्र आगे था कि पीछे था। ठीक, तो ये हो गया वक्रता केंद्र, ध्रुव हो गया। अब ये जो परावर्तक पृष्ठ है बेटा, इसका ये जो द्वारक है, ये प्रॉपर व्यास, तो इसको हम बोलते हैं द्वारक MN। ऐसे ही यहां हो गया द्वारक MN। ठीक, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। ऐसे ही यहां पे भी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। ठीक, उसके बाद यहाँ पे और क्या बन सकता है? वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव हो गया, द्वारक हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। हाँ, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन है बेटा, पूरी एक बड़ी सी सीधी लाइन पैरेलली हम हॉरिजॉन्टल खींच दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक, तो ये हो गया मुख्य अक्ष AB। ऐसे ही लाइन अवतल उत्तल दर्पण में भी। ठीक, इसके बाद तो कितने कितने टर्म हो गए? एक हो गया ध्रुव P, दूसरा हो गया वक्रता केंद्र C, तीसरा हो गया वक्रता त्रिज्या R, और चौथा हो गया द्वारक MN। उसके बाद पांचवा हो गया मुख्य अक्ष AB। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ गया? बस दो और चीजें बची रह गई, फोकस और फोकस दूरी। तो ये है तुम्हारा अवतल दर्पण, और बाकी अब मैंने बस लिखती जा रही हूं मैं, तुम समझ लो कि कौन सी चीज क्या है। मैंने बस आपकी साइन लिखे हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चे समझदार हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे को बार बार सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। उनको पता है कि मैम ने CPM कोई दूसरा देखेगा क्या आप ABCD पढ़ाई जा रही है यहीं पर मेरे बच्चों को पता होगा ना कि ये MNPC मैम ने क्या लिख लिया है। आप बताना उनको कि मैम ABCD नहीं पढ़ा रही हैं, है ना? चलिए, तो अब क्या होगा बेटा कि ये जो भी दर्पण है बेटा, जो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं। प्रकाश की किरणें, लाइट टॉर्च जलाते हो अब आप, जो प्रकाश निकलता है, लेजर लाइट जलाते हो जो प्रकाश निकलता है, उन्हीं को हम प्रकाश किरणें कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर चलती हैं तो ये दर्पण से बेटा परावर्तन के पश्चात यहाँ पे एक बिंदु पे इकट्ठा हो जाती हैं। इसी बिंदु को हम बोलते हैं बेटा दर्पण का फोकस, फोकस या F। ठीक, ऐसे ही लेकिन अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है बेटा? उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं बेटा, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है? ये दर्पण उनको फैला देता है। जैसे ये दर्पण एक जगह इकट्ठा कर रहा था ना अवतल दर्पण, ये दर्पण इसको ऐसे फैला दे रहा। ठीक है, तो अगर ये फैला रहा है बेटा तो इधर तो आने के बाद दर्पण के सामने तो ये किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये हमारी इमेजिनेशन है, सच में नहीं होता है। पीछे की तरफ बढ़ाएं तो लगेगा कि एक बिंदु पे जाके मिलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक, और लिखते हैं इसको F। ठीक, फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी है बेटा, ये इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी को हम दिखाते हैं स्मॉल f से, और ऐसे ही यहाँ पे भी ये रही तुम्हारी फोकस दूरी। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या? कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। ठीक है, तो हमने 5 चीजें उधर पढ़ी थी,
छठवीं चीज पढ़ ली फोकस F, सातवीं चीज पढ़ ली फोकस दूरी स्मॉल f, और आठवीं चीज पढ़ ली इनके बीच में जो रिलेशन है F इज इक्वल्स टू R/2। ठीक, तो ये हो गए हमारे दर्पण से रिलेटेड सारे टर्म्स। केवल 8 टर्म्स हैं जो उधर भी हैं और इधर भी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ये सब अभी पिछली क्लास की बात है, अभी तो मैंने आज की क्लास शुरू ही नहीं करी है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? और अगर आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं है तो मैं समझ लूंगी कि आप लोग को कोई डाउट नहीं, अब मैं पूछूंगी फिर। ओके, नाइस, देन गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो अब यहां तक इन सब चीजों के बारे में अब हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक और चीज बस रह गई थी जो पिछली क्लास में थी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश जब किसी भी पारदर्शी किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ता है तो जिस दिशा से आता है उसी दिशा में लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये रही तुम्हारी कौन सी किरण, और ये कौन सी किरण बताओ? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये कौन सी है? परावर्तित किरण। और ये बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। आएगा इसकी परिभाषाएं 1 1 2 2 नंबर में, ठीक है? जहां पे आके टकराया है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर जो लंब खींच दिया है दर्पण के ऊपर वो क्या हो गया बेटा? अभिलंब। ठीक, ये हो गया आपतित कोण और आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। और यहां से निकल के आएगा परावर्तन का 2 नियम, जो कि समतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो। बार बार कह रही हूं, ध्यान रखो, परावर्तन का नियम समतल दर्पण या गोलीय दर्पण सारे ही दर्पणों के लिए सही है। ऐसा नहीं है कि जिस शीशे में तुमने मुंह देखा सिर्फ उसी में सही है। ठीक, तो ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि परावर्तन के नियम किन दर्पणों के लिए सही हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और सभी। आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दर्पण है, परावर्तन का नियम हर जगह सत्य है। और नियम है क्या? कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा आपतित किरण। लाओ हम इन किरणों का नाम दे देते हैं, स्मॉल a, o और स्मॉल b, तो हमको लिखने में आसानी होगी। आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB और अभिलंब ON। तीनों क्या होते हैं बेटा? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तन के नियम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब बेटा, अब जब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सब के बारे में पढ़ लिया, परावर्तन के बारे में पढ़ लिया, तब आ जाते हैं कि अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। इसके ऊपर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमेशा आता है। आपका फिजिक्स में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, ऑलमोस्ट 5 या 10 नंबर, कितने नंबर का होता है वो मैं देख के बताती हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम कितने नंबर का है बड़ा वाला? सबसे ज्यादा 5 मार्क्स है ना। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बेटा वो अक्सर इसी पे आता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, और उसके साथ में आपको फॉर्मूला लगा करके न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। आपकी बुक में सबसे पहले क्या किया हुआ है कि क्रियाकलाप दिया हुआ है, उसके बाद दिया है कि डिफरेंट पोजीशन के लिए, डिफरेंट वस्तु की स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और फिर उसके बाद जाके किरण आरेख बताया है। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा कि हम किरण आरेख और प्रतिबिंब बनना दोनों को एक में मिला के पढ़ेंगे। ठीक, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम किरण आरेख के माध्यम से देखेंगे कि अवतल दर्पण में के सामने अलग अलग स्थान पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, और उसके बाद में उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे आपको साथ साथ डिफरेंट स्थितियों के लिए याद भी होता चलेगा। तो सबसे पहले क्या है कि किरण आरेख बनाने के कुछ नियम होते हैं। किरण आरेख बनाने के या फिर
अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब आप बनाते हो तो उसके कुछ नियम हैं, तो सबसे पहले हम उन नियमों को देखेंगे कि वो नियम क्या होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे, मैं इसको अवतल दर्पण के साथ में बना रही हूँ, पर ये नियम उतने ही सही है उत्तल दर्पण के लिए, और आपकी बुक में जो डायग्राम बना है वो उत्तल दर्पण के साथ भी बना है, तो आप उत्तल दर्पण का डायग्राम खुद देखेंगे, अवतल का मैं यहाँ बना रही हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है बेटा, कि जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें जो भी अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, ठीक है बेटा, उसमें जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है। और इनको समझना इतना आसान है बेटा कि इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। ठीक, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये जो प्रतीत होती वाली बात कही वो किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए है। ठीक है बेटा, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो प्रकाश की किरण जब इधर से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तन के पश्चात ये तो इधर फैल जाएगी, तो बस पीछे बढ़ाओगे तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम जस्ट इसके उल्टा है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही थी, वैसे ही ऐसी प्रकाश की किरण जो फोकस से हो करके दर्पण पे जाकर टकराने वाली है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों नियम एक दूसरे का उल्टा है बेटा, इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका दर्पण, और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर वाली स्थिति हमने देखी। अब दूसरी स्थिति क्या है कि दर्पण के फोकस से होके जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जैसे ये प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, या फिर दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होने वाली जो प्रकाश की किरण है, मतलब प्रकाश की किरण बेटा ऐसे देखोगे कि प्रकाश की किरण ये आगे बढ़ी, ठीक, तो अगर ये प्रकाश की किरण दर्पण के पीछे जा पाती तो यहाँ जाके फोकस से होके आती हुई प्रतीत होती, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये हमेशा याद रखना बेटा, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने है अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र, जबकि यही दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे है इन केस ऑफ उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरे नियम पे आ जाते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम तो सबसे ज्यादा आसान है। क्या है कि वो प्रकाश की किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से हो करके दर्पण के ऊपर आपतित होती है वो वापस इसी दिशा में लौट जाती है, कोई चिंता ही नहीं, जिधर से आई है उधर से ही वापस चली जाती है। ठीक है, या फिर वो प्रकाश की किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये वाला तीर बेटा मतलब प्रकाश की किरण आ रही है और ये दूसरा वाला तीर मतलब वापस जा रही है। ठीक है, ठीक, इसके बाद आ जाता है चौथा नियम। चौथा नियम का यूज हम बहुत ही कम करेंगे जब हम अपना प्रकाश का किरण मतलब जब भी हम अभी प्रतिबिंब बनाएंगे तो। वैसे चौथा नियम कुछ और नहीं है, चौथा नियम वही नियम है जो हमने प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा है कि कोई भी प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक या फिर कोई भी एंगल बनाती हुई मुख्य अक्ष से ऐसे आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात उतना ही एंगल बनाती हुई उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी कि I बराबर R। ठीक है, यहाँ पे मेरे तीर पे मत जाना, ये दोनों एकदम बराबर है और ये रेखाएं भी एकदम बराबर होंगी। मैंने ऐसा रफ डायग्राम बनाया है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो ध्रुव पे ऐसे तिर्यक प्रकाश की किरण पड़ती है वो परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाती है। ठीक, I बराबर R होता है। I बराबर R जरूर नहीं कि वो I आ रही है, बट ये दोनों एंगल जो है ये आपस में बराबर होंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए बेटा 4 नियम जो कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के हैं।
अब जब हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे बेटा, तो यही प्रकाश की किरणें हम निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अच्छा, अवतल दर्पण जो है, आपने देखा कि अवतल दर्पण वस्तुओं को क्या कर रहा था, एक जगह इकट्ठा कर रहा था, और प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण एक जगह इकट्ठा कर रहा था, जबकि उत्तल दर्पण क्या कर रहा था, उसको फैला रहा था ना। तो इसके आधार पे भी हम इस दर्पण को कुछ कहते हैं, बताइए उसका क्या नाम है? अभिसारी और अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो बताइए कि अभिसारी किसको बोलते हैं और अपसारी किसको बोलते हैं? अगर आपको ये कह दे कि एक अभिसारी दर्पण रखा हुआ है, आप समझ पाएंगे कि वो कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है? इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक चीज तो आपको पिछली क्लास से खुद बताना है, ठीक है? या आपकी किताब में अगर लिखा हुआ है तो खोजिए। कल नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग हमको बताएंगे कि कौन सा दर्पण अभिसारी दर्पण है और कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण है। ठीक है, कई बार एग्जाम में उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण लिखने के बजाय अभिसारी और अपसारी दर्पण लिख देता है, और अगर आपने कंफ्यूज किया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत बन जाएगा। तो कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे ये बताइएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, हमेशा ये बात याद रखिए कि जब भी हम दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं, ये है अवतल दर्पण, हम वस्तु को दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। ये आपका दर्पण है और ये है इसका बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड। हमेशा हम वस्तु को बाईं तरफ रखते हैं, और ये है दाहिनी तरफ। ठीक है, तो बेटा हमेशा वस्तु को पहली बात तुम बाईं तरफ रखोगे। एक और चीज, अगर कोई प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने बन रहा है बेटा, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक है। दर्पण के हाँ बेटा, अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए होता है। अवतल दर्पण सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात है। अवतल दर्पण का यूज होता है सीधा और बड़ा देखने के लिए। अवतल दर्पण वो वाहनों में जो लगा रहता है वो हाँ, होता है। हाँ अच्छे से दिखाई दे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपको ये पता करना है कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है कि अपसारी दर्पण होता है। ठीक है, ठीक है, और उत्तल दर्पण अभिसारी होता है कि अपसारी होता है? दोनों में से कौन अभिसारी है और कौन सा अपसारी है, इसका नाम का पता लगा के आना है आपको। ठीक है, बाकी प्रतिबिंब बनना हम देखते हैं। तो कैसे बनेगा बेटा, ये आपका दर्पण है, हम हमेशा वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे, और अलग अलग हमारे पास स्टेशंस बने हुए हैं। तो ये है तुम्हारा ध्रुव, यहाँ कहीं मान लो फोकस F, और ये हो गया C। जब याद रखना आपके एग्जाम में किरण आरेख बनाने के लिए आएगा, उसकी एक ट्रिक क्या है बेटा, तुम्हारे पास जब लंगड़ा प्रकार होता है ना, क्या बोलते हो तुम लोग, लंगड़ा प्रकार ही बोलते हो ना चाप बनाने के लिए, इंग्लिश में यूज करते हैं बच्चे तो लंगड़ा प्रकार ही बोलते होंगे। नहीं, प्रोटेक्टर नहीं, इंग्लिश हिंदी का हमको लंगड़ा प्रकार पता है। तो प्रकार से जब ऐसे बनाते हो ना चाप खींच के, ठीक है, कोई भी सर्किल बनाने के लिए, तो बेटा जब एग्जाम में बनाना ना, तो बहुत बड़ा सा सर्किल नहीं, चाप यहाँ रखना और ऐसे उसी के बेस पे बना देना। ठीक है, अब जितनी त्रिज्या लिए होगे उसके आधे में ही तुम फोकस बना देना। जब ये कर दोगे बेटा, तो तुम दर्पण, जब जैसे क्या होता है कि कई बार लोग मिटाते हैं वो खराब हो जाता है, तो जब इस तरह का ध्यान रख के बनाओगे ना कि तुमने एक चाप लेकर के ऐसे एक कर्व बना दिया, और तुमको पता है कि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस होता है, तो बीच में एकदम फोकस बिंदु बना दो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ली थी, तो ये हो गया बेटा आपका फोकस पॉइंट, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, और ये हो गया ध्रुव। सबसे पहली स्थिति में हम वस्तु को रखते हैं बेटा अनंत पर। अनंत का क्या मतलब है बेटा, अनंत का मतलब बहुत दूर आकाश में कहीं वस्तु रख दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा दूर बनाऊंगी। जब अनंत पर होता है बेटा वस्तु, तो वहां से जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर क्या होता है पता है ना, वो ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है,
है ना। तो ऐसे समांतर प्रकाश की किरणें हमें अनंत से आती हैं। अब अनंत पे किसी कोई देखने नहीं गया। अनंत का मतलब है कि कोई वस्तु बहुत दूर रखी हुई है, ठीक। जब भी बेटा हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमको दो प्रकाश की किरणें कम से कम चाहिए, ठीक। दो प्रकाश की किरणें जाएं, दर्पण से टकराएं, वापस आके एक बिंदु पे कटान करें। जहां वो कटान करेंगी वही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो याद रखिए, जब भी किरण आरेख से बनाएंगे दो प्रकाश की किरणें हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे दो प्रकाश की किरणें। दर्पण के मुख्य अक्ष से के समांतर हमें दो प्रकाश की किरणें मिल गई। एक ये मिल गई और ये दूसरी ये मिल गई। अभी अभी हमने नियम पढ़ा था ना कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें चलेंगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा बेटा, उनका फोकस से होके जाएंगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणों का होगा क्या, दोनों प्रकाश की किरणें जाके कहां मिल गई, फोकस पे, ठीक। तो जहां मिल गई हैं बेटा वहीं पे आपका प्रतिबिंब बन गया है। तो हमारा प्रतिबिंब इस स्थिति में कहां बन गया, फोकस पे बना, ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बेटा, प्रतिबिंब कहां बना है, दर्पण के सामने फोकस पे बना है, ठीक। अब दर्पण का की प्रकृति जान लेते हैं। मैंने कहा जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा बेटा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक। वास्तविक का मतलब आप अगर यहाँ एक पर्दा लगा दोगे ना तो आपको वो बिंदु दिखने लगेगा उस पर्दे पर। जब भी प्रतिबिंब पीछे बनेगा आभासी होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये दर्पण कैसा प्रतिबिंब है, ये है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। इसका साइज आपको दिख ही रहा है कि एकदम बिंदु के साइज का बना हुआ है। ये बिंदु के साइज का कहिए या बहुत ही छोटा, ठीक। उसके साथ साथ इसका आकार, ये सीधा है कि उल्टा है। पहली बात तो बेटा ये इतना छोटा है कि इसके सीधा उल्टा होने का मतलब नहीं है बहुत, लेकिन वो बहुत छोटा में भी एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। वो जब आप प्रैक्टिकली बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, जो कि उल्टा होता है, ठीक है। ये जो आपका बेटा मुख्य अक्ष है ए बी, जब भी प्रतिबिंब इसके ऊपर बने तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक। जब प्रतिबिंब इसके नीचे बने तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखिए, ये है आपका दर्पण, इसके सामने बने वास्तविक होगा, पीछे बने आभासी होगा। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने का। अभी जब बहुत सारा पढ़ लोगे तब दर्पण लेंस सब तब मिलने लगेगा उस समय के लिए। तो दर्पण के सामने बने तो वास्तविक, पीछे बने तो आभासी, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बने तो सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे बने तो उल्टा, ठीक है। तो ये हो गई पहली स्थिति कि जब वस्तु जो है वो अनंत पर रखा है। अच्छा, वस्तु को और क्या कहते हैं बेटा, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। कभी कभी लिखता है कि एक बिंब जो है दर्पण के सामने यहां रखा है, तो बिंब और प्रतिबिंब अंतर समझिए। तो ये है वस्तु जिसको बिंब भी बोलते हैं और यहाँ बना है प्रतिबिंब या फिर इमेज, ठीक है। तो पहली स्थिति हो गई, अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, बिंदु की साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरी स्थिति पे। करना क्या है कि सबसे पहले अनंत पे रखा था, अब उसको धीरे 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 दर्पण के पास ले आएंगे, ठीक है। तो जब पहले अनंत पे रख दिया था, अब दूसरी स्थिति में कहां रख देंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। सो अनंत और सी, मैं यहां लिख रही हूं सी के बीच, वो समझ लीजिए कि सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र है। तो हम देख लेते हैं, यह आपका हो गया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सॉरी, ये हो गया आपका ध्रुव, ठीक। यहाँ ये ऐसा मान लीजिए इतना बड़ा सा कहीं गोला होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए उसका सी हो गया, सी के आधे में मैं बना दूं एफ, फोकस दूरी एफ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रख दिया ये वस्तु। कभी कभी लोग वस्तु को ए बी से दिखा देते हैं, मैं अभी कुछ लिख नहीं रही हूँ, मैंने सीधा ऐसे डायग्राम बना दिया। अब क्या करेंगे, इससे भी हमको प्रतिबिंब बनाना है। अब यहाँ पे हम दो प्रकाश की किरणें लेंगे, कौन, पहली वाली जो मुख्य अक्ष के समांतर चली और दूसरी वाली जो वक्रता केंद्र से होके गई, ठीक। अब होगा क्या इनका, अभी अभी हमने नियम पढ़ा था, वो जो 4 नियम पढ़े थे उन्हीं नियम में से यूज करना है। जो मुख्य अक्ष के समांतर चली वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके चली जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से होके गई थी बेटा वो इसी दिशा में वापस चली जाएगी, ठीक है। तो देखा तुमने कहां कटान की,
यहाँ काट रही है दूसरे को, तो ये आपका एक यहाँ पे इस तरह से, और ये कटान बिंदु किधर है, आपका जो मुख्य अक्ष ए बी था उसके नीचे है, तो ये इस तरह से यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर मैं इस वस्तु को लिख दूं 1 2, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया 1 डैश 2 डैश। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि कहाँ एक्चुअली में प्रतिबिंब बना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। क्या है स्थिति, कहाँ बना है, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में बना है प्रतिबिंब। स्थिति क्या हो गई कि वो सी और एफ के बीच में बना है। ठीक, बात करते हैं इसकी प्रकृति पे कि प्रतिबिंब कैसा बना है। देखिए, दर्पण के सामने बना है ना, तो ये कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है। इसके साथ साथ आपकी जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे बना है, नीचे इधर बना है ना, तो ये कैसा है, उल्टा है, उल्टा है, वास्तविक है। और बात कर लेते हैं आकार की, कैसा है इसका आकार, ये वस्तु बड़ा है और ये प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु से छोटा है। क्लियर, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा है, आकार क्या है, वस्तु से छोटा है। यही 3 चीजें बार बार पूछता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा दूसरी स्थिति ये हो गई। अब तीसरी स्थिति में अभी क्या किया था, अनंत से सी के बीच ले आए थे, अब और करीब ले आते हैं। अब कहाँ ले आ देंगे, सी पे ले आ देंगे, सी यानी कि वक्रता केंद्र पे ले आएंगे, वस्तु को रखेंगे। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका एफ है, ये आपका पी है। ठीक है, तो हमने वस्तु को कहाँ लिखा है, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा है। तो यहाँ पे मैं वस्तु बना देती हूँ, ये हो गया आपका वस्तु। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे से फिर से 2 प्रकाश की किरणें निकालेंगे। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मैक्सिमम केसेस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, दूसरी कभी कभी बदलेगी, वो ध्यान रखना है कि कौन कब है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण और दूसरी वो प्रकाश की किरण जो कि फोकस से होकर के जाती है। ठीक, अब अभी नियम पढ़े थे, नियम के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगा बेटा, फोकस से होके चली जाएगी, और जो फोकस से होके गई थी प्रकाश की किरण वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी कि नहीं। इसका कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ है बेटा, यहीं पे सी के जस्ट एकदम नीचे है। ये था आपका वस्तु 1 और 2 और प्रतिबिंब बन गया 1 डैश 2 डैश। देख रहे हो मैं कितना रफ डायग्राम बना रही हूं, लेकिन बस नियम का ध्यान रख रही हूं तो भी प्रतिबिंब सही बन रहा है ना। आप थोड़ा सा मेजरमेंट ध्यान रख के बनाओगे तो एक बार में ही सही बनेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी स्थिति क्या है। कहां पर बना है, ये वक्रता केंद्र पर ही बना है, सी पर ही बना है। ये हो गई इसकी स्थिति। इसकी प्रकृति क्या हो गई, कैसा बना है प्रतिबिंब, दर्पण के सामने है, वास्तविक और उल्टा। एक तो नीचे बना है और सामने भी बना है, तो वास्तविक और उल्टा। आकार में क्या है बेटा, बिल्कुल वस्तु के बराबर है। ठीक, क्लियर। अब अभी सबसे पहले अनंत पे था, फिर अनंत और सी के बीच में आया, फिर सी पे आ गया। अब और थोड़ा पास लेते हैं, सी और एफ के बीच में रख देते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। तो चौथी स्थिति क्या है, सी और एफ के बीच। ये है आपका पी और ये इतना बड़ा सा गोला, तो इस गोले का सेंटर कहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, तो ये हो गया सी, और इसकी दोनों बीच में आधा में कहीं मैं बना दूंगा एफ, तो ये हो गया एफ। ठीक है, अब इसके बीच में एक वस्तु रखते हैं बेटा, ये वस्तु। अब आप कहोगे कि वस्तु को क्यों मैं हमेशा तीर बना रही हूँ। अब मान लो वहां पे आदमी तो बनाऊंगी नहीं, ड्राइंग बनाने में बहुत समय लगेगा, है ना। बाल्टी बनाऊं, मेज बनाऊं, चेयर बनाऊं, बनाने में बहुत समय लगेगा ना, तो इसलिए हम वस्तु को हमेशा तीर से बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वस्तु 1 2। ठीक, 1 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपको पता चले कि वस्तु अगर 1 2 ऊपर है तो ऊपर है, 1 2 डैश उलट गया तो नीचे बन गया, उल्टा बन गया, सीधा बन गया, इसलिए। अब फिर से वही काम करना है बार बार। प्रकाश की किरण एक कौन सी निकालनी है,
मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो एक हो गई मुख्य अक्ष के समांतर वाली। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दूसरी प्रकाश की किरण या तो फोकस से होके जाने वाली निकाल लो, या तो आप वक्रता केंद्र से होके जाने वाली निकालो, कि ऐसी हो जो कि पीछे जाके वक्रता केंद्र से परावर्तन के पश्चात टकराए और वक्रता केंद्र से वापस होके चली जाए। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। आपकी बुक में क्या लिया हुआ है, आपकी बुक में वक्रता केंद्र से होके जाने वाली लिया हुआ है। मैं वो आपको बताती हूँ इसलिए क्योंकि वो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल काम है। वैसे दोनों ही स्थितियों में बनेगा प्रतिबिंब ऐसा ही। तो क्या होगा बेटा, एक ऐसी प्रकाश की किरण जो निकलेगी ऐसे सीधे, ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ाओगे ना तो तुमको लगेगा कि ये पीछे जाके वक्रता केंद्र से पास हो जाएगी, ठीक है। तो एक वो वाली प्रकाश की किरण है। हालांकि इसको और सिंपल करके हम एक ऐसी प्रकाश की किरण ला सकते थे जो फोकस से होके जाए, तीनों में से कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मैं आपकी बुक में जो लिया हुआ वो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको दोबारा अगर देखना हो तो आप बुक वाली देख लो, ठीक। चलो, तो अब क्या होगा इस प्रकाश की किरण का, जो मुख्य अक्ष के समांतर थी वो क्या हो जाएगी, वो फोकस से होकर चली जाएगी, चली गई, ठीक। जो वक्रता केंद्र से होके जाने वाली थी, मतलब ऐसी ऐसी है प्रकाश की किरण, वो क्या होगी, वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। अब इसको कहीं यहाँ एकदम पीछे दूर में जाके मिलाओगे ना तो यहां जाके कहीं ये टकरा जाएगी, समझ आए। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया 1' 2'। तो कहां बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सरोसा भरोसा सभी लोग मत बोलो, सरोसा भरोसा जो आंसर दे रहा है सी से परे या फिर सी और अनंत के बीच में आपका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। इसको आपकी बुक में सी के परे लिखा हुआ है, सी के इधर बना है ना, सी के इधर पीछे जाके बना है ना, तो सी से परे या फिर कहिए कि सी और अनंत के बीच में आपका प्रतिबिंब बन गया है। और प्रतिबिंब अभी भी दर्पण के सामने है, तो ये क्या है, ये वास्तविक है। और क्या है, उल्टा है, तो तुमको दिख ही रहा है कि ये उल्टा है, नीचे बना हुआ है ये मुख्य अक्ष से, ठीक है। इसके अलावा इसका आकार क्या है बेटा, वस्तु से बड़ा है, तुमको दिख रहा है ना, वस्तु यहाँ पे मैंने 1 या 2 इतनी छोटी सी वस्तु रखी है और यहाँ पे इतना बड़ा सा तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया है, ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। ये हो गया चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति में अब ले आते हम वस्तु को फोकस पर, F पर रख देते हैं। ये है आपका P, ये इतना बड़ा सा कोई सर्किल होगा तो यहाँ पे इसका C हो गया, इसके बीच में एकदम से F हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका मुख्य अक्ष है, तो मैं यहाँ पे वस्तु को रख देती हूँ, ये रहा वस्तु। फिर से वही काम करेंगे, 2 प्रकाश की किरण निकालेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर वाली, एक ऐसी वाली जो कि फोकस वक्रता केंद्र से होके आती हुई हो, ठीक। बस क्या होगा, परावर्तन के पश्चात एक क्या होगी, फोकस से होके चली जाएगी और दूसरी क्या होगी बेटा, उसी दिशा में ऐसे इसी तरह से वापस लौट के जाएगी और वक्रता केंद्र से होके चली जाएगी, ठीक। तो तुमको क्या दिख रहा है बेटा, ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर हो गई और समांतर प्रकाश की किरणें कहीं एक दूसरे को काटती हैं, दो नहीं काटेंगी, तो जब काटेंगी ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वास्तव में तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन तो हम उसको क्या मानते हैं बेटा कि प्रतिबिंब कहीं बहुत दूर अनंत पे जाके बनेगा, क्योंकि समांतर जो लाइनें चलती है बेटा हम मान लेते हैं कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगी ये, ठीक। तो ये हमारा मानना है, तो इसलिए इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। अब ये हमेशा याद रखना कि अनंत पे असली बना नहीं है, अनंत पे कौन गया है देखने, कौन तुम यहाँ से उड़ के जाओगे आसमान में देख के आओगे कि देखे बना है कि नहीं, मान लिया गया है कि अनंत पे बना है, ठीक है बेटा। अब ये हो गया उसकी स्थिति। प्रकृति देख लेते हैं, अभी भी ये कहाँ है बेटा, दर्पण के सामने ही जा रहा है ना, तो ये क्या है, वास्तविक, ठीक है बेटा। वास्तविक बना है कि नहीं बना है वो तो अनंत पे जाके पता चलेगा,
लेकिन तुमको जो रे डायग्राम से दिख रहा है बेटा, रे डायग्राम से क्या दिख रहा है? रे डायग्राम से ये दिख रहा है ना कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कहाँ हैं? दर्पण के सामने हैं। तो अनंत पे बना, वास्तविक बना और बहुत बड़ा बना वस्तु से, ठीक। और इसके साथ साथ उल्टा बना। उल्टा मतलब उल्टा क्यों कहा है मैंने? तुम देखो ये दोनों लाइनें बेटा ये मुख्य अक्ष के नीचे जा रही हैं और साथ ही साथ दर्पण के सामने है, तो इसीलिए हमने कहा कि वास्तविक और उल्टा है और इसका आकार क्या है? अत्यंत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है वस्तु से, ठीक। अब ये तुम कहोगे कि मैम ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये इसको हम देख नहीं सकते हैं प्रैक्टिकली करके, ये तुमको याद ही कर लेना पड़ेगा, ठीक, कि अनंत पे बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है और बहुत बड़ा बना है। चलिए अब पांचवी के बाद छठवीं स्थिति आ गई। हमने अभी तक फोकस पर रखा था और अब हम कहाँ रख देंगे? फोकस और ध्रुव के बीच रख देंगे। तो ये हो गया आपका ध्रुव, ये इतना बड़ा सा सर्किल, तो इसका कहीं केंद्र यहाँ पर C और इसके आधे पे हम बना देंगे F, ठीक। तो अब इसके बीच में वस्तु को रखना है बेटा। तो यहाँ पे मैं रख दूं वस्तु को और अब हम निकालेंगे दो प्रकाश की किरणें यहाँ से, एक जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दूसरी वाली फिर से वही जो कि वक्रता केंद्र से होके जाने वाली है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा एक जो आपकी वक्रता केंद्र से होके जाने वाली है और दूसरी हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर वाली क्या होगा बेटा? फोकस से होके चली जाएगी और वक्रता केंद्र वाली क्या होगी? वो वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रकाश की किरणों को तुम देखो बेटा, इस तरफ तुम चाहे कितना भी बढ़ाओ, दर्पण के सामने इनको तुम कितना भी बढ़ाओ तो ये मिलेगी नहीं, ऐसे फैलती चली जाएगी, ठीक। लेकिन अगर इन्हीं को हम पीछे की तरफ इमेजिन करें कि हम इनको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किसी एक बिंदु पे जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी बेटा। तो जिस बिंदु पे जाके ये मिलती हुई प्रतीत हुई हैं, इसी बिंदु पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वस्तु 1 2 और यहाँ प्रतिबिंब बन गया 1 2 ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जब F और P के बीच में रखा है तो हमें प्रतिबिंब कैसा मिला है और कहाँ मिला है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो दर्पण के पीछे बना है बेटा, दर्पण के पीछे बना है, आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा। तो दर्पण के पीछे बना और अब इसकी स्थिति प्रकृति जान लेते हैं कैसा है। मैंने कहा ना कि जब दर्पण के पीछे होगा तो क्या होगा? आभासी होगा। आभासी का मतलब आप इसको पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हो, तो ये बन गया आभासी प्रतिबिंब। दूसरा आप देख रहे हो कि मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, तो ये कैसा हो गया? सीधा प्रतिबिंब, दिख भी रहा होगा आपको, और इसका आकार क्या है? वस्तु से बड़ा है, ठीक। तो ये हो गया बेटा 6 कंडीशन जब आप अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हो, ठीक है। आप जो भी कोई भी अगर नाई या फिर कोई पार्लर वगैरह में अपने मुंह देखने गए होगे ना, तो उसमें जो शीशा होता है बेटा वो अवतल दर्पण होता है। या फिर अगर आप डॉक्टर की दुकान में जाते हो, कभी डॉक्टर के यहाँ पे गए होगे, तो दांत वाला डॉक्टर जो आपके मुंह में शीशा लगा के देखता है वो अवतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि जब आप मान लीजिए पार्लर में भी होते हो ना, तो वो शीशा आपके काफी पास होता है, आपके एकदम ऐसे पास होता है। तो आप देख रहे हो अवतल दर्पण में अगर वस्तु जो है वो शीशे के काफी पास है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा? काफी बड़ा बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। इसी वजह से हम इसका यूज करते हैं, जब डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि आपके मुंह में इतना छोटा छोटा दांत है, डॉक्टर कैसे देखेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए वो अवतल दर्पण लगाता है। तो क्या होता है कि उसके अवतल दर्पण में आपकी दांत का खूब बड़ा सा प्रतिबिंब दिखने लगता है, तो वो देखता है कि आपकी दांत में क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक। तो साथ साथ हम ये भी पढ़ते चल रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है बेटा। सबसे पहले आपके पास जो टॉर्च लाइट होती है, टॉर्च लाइट कहिए या फिर एक सर्च लाइट कहिए, उसमें होती है।
टॉर्च की लाइट में, सर्च की लाइट में, या फिर आपकी गाड़ी में जो हेडलाइट होती है, गाड़ी मोटरसाइकिल होगी या कार होगी, उसके सामने की जो लाइट होती है बेटा, वो क्या होती है, उसमें जो शीशा लगता है वो अवतल दर्पण लगता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है, काफी शक्तिशाली लाइट देता है, फैलाता नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसका यूज किया जाता है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग क्यों कर रहे हैं, तो सर्च लाइट में या हेडलाइट में या फिर सौर भट्टियों में, सौर भट्टी में भी इसका यूज करते हैं। यहां सब जगह क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरण को एक जगह इकट्ठा कर देता है और बहुत शक्तिशाली प्रकाश पुंज आपको देता है, इस वजह यहाँ इनका यूज करते हैं। पर इसके अलावा और कहाँ होता है, जो नाई की दुकान होती है या फिर बार्बर की जो शॉप होती है वहां पे, या पार्लर कह लीजिए आज के टाइम पे, उसके अलावा जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके पास। अब जो दांत के डॉक्टर हैं या फिर जो नाई की दुकान है, यहाँ पे अवतल दर्पण का यूज क्यों हो रहा है? यहाँ पे अवतल दर्पण का यूज शक्तिशाली प्रकाश पुंज पैदा करने के लिए नहीं हो रहा है, कोई भी यहाँ पे अवतल दर्पण का यूज हो रहा है क्योंकि अवतल दर्पण आपका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए। तो ये याद रखिएगा, कई बार आपको यही सिर्फ नहीं पूछेगा कि दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, वो पूछेगा दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और क्यों। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करके एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज देता है, ठीक। उसके अलावा बार्बर की शॉप में या दांत के डॉक्टर के पास में इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। तो ये हो गई 6 स्थितियां प्रतिबिंब बनने की और साथ ही साथ अवतल दर्पण के यूज होने की। आपने देखा होगा कि आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, जिस टेबल में वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद से प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में लिखा हुआ है। हमने ये पढ़ लिया है, ये टेबल आप लोगों का होमवर्क है, वो टेबल आप लोग खुद बनाएंगे याद करके, जो आज अपनी क्लास में पढ़ा है। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी बात कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहां बनता है और कैसा बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की केवल 2 स्थिति है। सबसे आसान है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ठीक है बेटा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थिति। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि केवल 2 स्थिति क्यों है? यह है आपका बेटा दर्पण का ध्रुव, ये आपका दर्पण का वक्रता केंद्र पीछे की तरफ है C, और यहाँ है आपका फोकस F, ठीक। उत्तल दर्पण के द्वारा 2 ही स्थिति होती है बेटा। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति बेटा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, अनंत और P के बीच हो, ठीक। केवल 2 ही स्थिति है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की। लेकिन कौन ये बताएगा कि केवल 2 ही स्थिति क्यों है? क्यों यहाँ पे हमने दर्पण को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में नहीं रखा, क्यों फोकस और ध्रुव के बीच में नहीं रखा? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं आंसर आज नहीं दूंगी, आप लोग अगली क्लास तक सोचिएगा कि क्यों अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं और उत्तल दर्पण में 2 ही। बहुत सिंपल सा आंसर है, जो मैं बार बार कह रही थी, ध्यान दीजिए कि ध्रुव कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ है, फोकस कहाँ है, अवतल दर्पण में सामने है, उत्तल दर्पण में पीछे है, उसी में आंसर है। आंसर भी दे दिया है आपको ठीक ठाक, आप लोग एक बार उसको समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले अनंत की स्थिति के लिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। वही नियम जैसा पहली बार किया था, अनंत पे है, 2 प्रकाश की किरणें ले आएंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों का क्या होता है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है बेटा, फोकस से होके जाती है या फोकस से होके आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये क्या होंगी, पीछे की तरफ जाएंगी और फोकस पे जाकर के मिल जाएंगी। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया बेटा, फोकस पर बन गया। प्रतिबिंब कहाँ बना, F पर बना, यानी कि फोकस पर बना। कैसा बना, उसकी प्रकृति क्या है, आप देख रहे हो दर्पण के पीछे बना है, तो क्या है ये, आभासी बना। साइज देख लो, बिंदु के आकार का है, मतलब बहुत ही छोटा है और सीधा है। हम ये मानते हैं कि ये सीधा है। अब आप कहोगे कि मैम बहुत छोटा है, पर एकदम ही बिंदु के साइज का नहीं होता है वो, इसलिए वो सीधा होता है। वो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा।
तो क्या होता है, फोकस पर बनता है, सीधा होता है और बहुत छोटा या आप कह सकते हो बिंदु के आकार का बनता है। ठीक, तो ये हो गई पहली स्थिति। अब आ जाते हैं दूसरी स्थिति पे। मैं यहीं पे दूसरी स्थिति भी मिटा के बना रही हूं, आपके बुक में अलग अलग दिया हुआ है और आप अलग अलग बनाइएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति कही थी, क्या कहा था मैंने कि दर्पण को हम कहां रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे। ठीक है बेटा। तो अब बेटा कहां रख दिया, अनंत और ध्रुव के बीच। फिर से वही बात करनी है, दो प्रकाश की किरण निकालिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी या तो वक्रता केंद्र से होके जाने वाली निकाल लीजिए या फिर वक्रता केंद्र से होके आती हुई प्रतीत होने वाली ले लीजिए। ये जो चार प्रकाश की किरणें हमने पढ़ी थी उसमें आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बुक में लिया हुआ है वो लिया हुआ है जो वक्रता केंद्र से होके आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो जो बेटा मुख्य अक्ष के समांतर है वो क्या होगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपको ऐसा महसूस होगा कि वो फोकस से होके आ रही है और जो मुख्य वक्रता केंद्र से होके आने वाली है वो वापस इसी दिशा में लौट जाएगी। लेकिन इसको पीछे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से वक्रता केंद्र से होके जा रही है। दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 वस्तु और ये हो गई आपकी प्रतिबिंब 1 डैश और 2 डैश। देख लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना। तो आप देखिए दूसरी तरफ प्रतिबिंब कहाँ बना है, पहली बात दर्पण के पीछे बना है। यहाँ पे भी बेटा दर्पण के पीछे बना था, ये याद रखिएगा। अवतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बन रहा है, सॉरी उत्तल दर्पण में। तो दर्पण के पीछे बना और दर्पण का ध्रुव और एफ के बीच में बना है बेटा, पी और एफ के बीच में बना। कैसा बना, क्योंकि पीछे बना है तो बेटा ये आभासी ही बना है। आप देख सकते हो इमेज में कि ये क्या बना है, सीधा बना है, मुख्य अक्ष के ऊपर बना है ना बेटा, तो सीधा बना है। आकार क्या है, वस्तु से छोटा बना है, ठीक। तो बस ये दो स्थिति है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण की ये जो उत्तल दर्पण का नेचर है ना बेटा, कि इसने आपका प्रतिबिंब कैसा बनाया, सीधा बनाया और छोटा बनाया। सीधा और छोटा बनाने की वजह से अवतल दर्पण जो है वो बहुत दूर तक की चीजों की जो इमेज है वो आपको दिखा पाता है, सीधा और छोटा। इसी वजह से आपकी गाड़ी के जो साइड में लाइट्स लगी होती हैं, इसका उपयोग क्या है कि आपके जो वाहन है या गाड़ी है उसकी जो साइड का मिरर है, साइड में जो दर्पण है बेटा वो कौन सा दर्पण है, वो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। बाइक में याद रखिए, बाइक में जो आपकी साइड में मिरर है वो उत्तल दर्पण है और जो हेडलाइट में मिरर है वो अवतल है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मत होइएगा, ठीक। तो क्यों लगाया गया है उत्तल दर्पण वहां पे, ताकि जो गाड़ी चला रहा है आदमी उसको पीछे की बहुत सारी चीजें दिखाई दे दें कि पीछे कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं। इसके अलावा कभी कभी चौराहों पे भी लगाया जाता है इसका उत्तल दर्पण को, ताकि पीछे की सारी जो प्रतिबिंब है वो उसमें दिखाई दे दे, ठीक है बेटा। आपका होमवर्क वही है कि आप फिर से इसकी भी टेबल बना के लाएंगे, 2 टेबल्स बनाएंगे आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की, और उसके साथ साथ आप ये मुझे बताएंगे, इस सवाल का आंसर सोच के आएंगे कि क्यों उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां हैं और अवतल दर्पण में 6। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्लास में बस आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ेंगे और उसके अलावा सारे न्यूमेरिकल करेंगे। जो यहाँ दर्पण से रिलेटेड जितने भी सवाल दिए गए हैं, आप लोग जो एनसीईआरटी की बुक जिनके भी पास है, जो प्रश्नावली दी गई है, प्रश्नावली के सवालों को पढ़िए और देखिए कि किसके जवाब दे सकते हैं और किसके नहीं दे सकते हैं। और अभिसारी अपसारी हाँ? अभिसारी अपसारी, हाँ, और एक और सवाल है अभिसारी और अपसारी कौन से दर्पण को, 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, कौन सा दर्पण अभिसारी है और कौन सा दर्पण अपसारी है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ये दोनों के ही नाम अलग अलग बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण में क्यों 6 स्थितियां हैं और उत्तल दर्पण में क्यों 2 ही स्थिति है, ठीक। और तीसरा होमवर्क कि आपको टेबल बनानी है, ये जो हमने दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ठीक है क्लास, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।